क्वेश्चन आंसर हो रहा था नहीं, तो एक्सरसाइज वाला बता रहे थे हम लोग, क्वेश्चन आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 वहीं से करना है ना, लेकिन पिछले क्लास में हमने सबको एक्सप्लेन कर दिया था, बस लिखाना है, राइट? ओके, ठीक है, जो करना है वहीं से शुरू करेंगे, है कि नहीं? किताब जी ये रहा, एक और 2 क्लास में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाला। 21 क्वेश्चन है ये, समझे? टोटल 21 क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं, कहीं बोर्ड नंबर जो क्वेश्चन है लिखते लिखते, कोई नहीं, देख लो। सीखा? एक्सरसाइज sizes. Okay. Look at the activities. The activities listed below. Listed below. Reason out. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. Understanding of the term work. वर्क यानी कि नीचे जो है वो कुछ तथ्य को दिया हुआ है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बस यही आंसर आपको करना है। क्लियर? यहां पे तो डॉट से शुरू किया, लेकिन मैं ऐसे 1 by 1 करके शुरू करता हूं। सोमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड, यह है पहला। दूसरा देखिए, डोंकी इज कैरिंग a load on its back. A windmill is lifting water from a well. Mill is lifting water from a well. A green plant is carrying out photosynthesis.
green plant carrying out photosynthesis. Clear? All right. An engine is pulling a train. An engine is pulling a train. Next, food grains are getting dried in the sun. Food grains are getting dried in the sun. Clear? Okay. A sailboat is moving due to wind energy. सतमा है a sailboat is moving due to wind energy. Clear? Okay. यही हमारा क्वेश्चन है. क्या लगता है बन जाएगा? पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है, समझे? बस आंसर को लिखाना ही तो है. क्लियर? सुमा जो है वो तालाब में तैर रही है. फिर भी देखते चलिए वन बाय वन करके. जब लिखा भी सकते हैं तो फिर से बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. जब तालाब में वो तैर रही है तो फोर्स लगा रही होगी और डिस्टेंस को भी कवर कर रही है, तो इस हिसाब से सुमा जो है वो वर्क किया. तो लिखेंगे पहला का आंसर. लिखेंगे यस, सुमा इज, यस से मत शुरू करो, चलो लिख दिया तो लगे. सुमा इज डूइंग वर्क because while swimming she has to apply a force to displace the opposition. चलो खत्म हो गया पहला. क्लियर है? ओके. दूसरा देखो, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक. लिखो नो. The donkey is not doing work. Not doing work because force acting on the load is at right angles. ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो राइट एंगल से कार्य कर रहा है, इसीलिए ये वर्क नहीं कर रहा है. क्लियर है? ओके. आगे बढ़े फिर. चलो ये दोनों को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम.
तीसरा देखिए, तीसरा का आंसर लिखा रहा हूं, क्या है? विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। विंड मिल जो है वो कुआं से पानी निकाल रहा है। लिखेंगे यस, द वर्क is done by the against of gravity when a windmill lifting water from well, because to lift water a force is applied and a vertical distance is covered, has covered लिखो यहां पर। चलो खत्म हो गया। चौथा देखो, ए ग्रीन प्लांट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। 4 का आंसर है नो। देयर इज नो वर्क is done by green plant while carrying out photosynthesis. Because no force and distances are covered। चलो खत्म हो गया। तो ये 4 तक लिख लो, ठीक है? फिर 3 बचा है और लिखा देते हैं, ठीक? लिख लिया?
मिटाया ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। फाइव के आंसर में होगा एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। कोई ट्रेन है वो इंजन को, वो पूरे ट्रेन को पुल कर रहा है। लिखेंगे यस देयर इज वर्क, लिखो यस the work is done, is done by the engine of train that pulls the train, because to do so a force is applied, has applied and a distance has to be covered। खत्म हो गया। छठा देखो, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। नो, द वर्क इज not doing when food grains are getting dried in the sun। Because no force is acting and no distance is covered। चलो क्लियर है। तो 6 तक लगे खत्म होता है आपको, इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, तो मिटाएंगे इसको और क्या चाहिए।
Do it fastly. मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विंड एनर्जी। ए सेलबोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। हवा के कारण जो है वो सेलबोट मूव कर रहा है, तो हवा के कारण ही सही, लेकिन फोर्स तो लगा ना सेलबोट के ऊपर और डिस्टेंस भी तय किया, तो W बराबर FS। वर्क तो हुआ है लेकिन एयर रेसिस्टेंस के विरुद्ध हुआ है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क नहीं हुआ। लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे द वर्क इज डन बाय द सेलबोट अगेंस्ट फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस होगा। बट नो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। चलो खत्म होता है, ठीक है। देखिए सेलबोट जो है वो ग्रेविटी के खिलाफ वर्क नहीं किया है। एक्सक्यूज मी। सेलबोट जो है वो ग्रेविटी के खिलाफ कोई भी वर्क नहीं किया, लेकिन एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क किया है। क्लियर है? ग्रेविटी के खिलाफ वर्क किया कि नहीं तब कहेंगे जब पृथ्वी को छोड़ करके ऊपर कोई भी चीज आता है, ठीक है, भले थोड़ा सा ही क्यों ना गया है, सतह से ऊपर जाना चाहिए, और नहीं तो ऐसे डिस्प्लेस होगा हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे, तो फिर एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन के खिलाफ ही वर्क हुआ। कंफ्यूजन क्लियर है ना? ओके, मैं इन सभी पूरे को मिटा देता हूं सारा का, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर सके। क्लियर है? ओके। एकदम मन ठीक नियत नहीं लगता है, समझे? मन ठीक रहता है तब ना एकदम फुल कैपेसिटी से पढ़ाते हैं एकदम। नहीं, लेकिन कोई नहीं बोला कि मन ठीक नहीं होता पढ़ा कहा लग रहे है कि नहीं? क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ भी करें तो भाइयों आप लोग मानते ही नहीं है।
अभी तक के लिए एक ही क्वेश्चन हुआ ना। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन at a certain angle to the ground moves in a curved path. Moves in a curved path. And falls back to the ground. The initial and the final points initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. Same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? What is the work done by the force of gravity on the object? The force of gravity on the object. ये क्वेश्चंस है हमारे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ होता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या है। यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लो, मान लेते हैं कि यह एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। पॉइंट एक से एक पत्थर को फेंका जाता है जो कि ऐसे ऐसे आता है कर्व्ड पाथ में और फिर एक ही हॉरिजॉन्टल पे गिर जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना जी, तो एक ही हॉरिजॉन्टल पाथ पे गिर जाता है। तो यहां पे जो स्टोन्स को आपने फेंका, ठीक है, तो ग्रेविटी के खिलाफ कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है। ग्रेविटी के खिलाफ कार्य कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट सतह से ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, समझे। यहां पे पूछा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा क्या वर्क हुआ है। तो वर्क फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा नहीं होता है, बल्कि हम उसके लिए कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ना कि वो वर्क करके देता है, समझे। सच्चाई ये है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब कितना वर्क या कितना वर्क, वो वर्क थोड़ी करके दे रहा है, वो तो एक कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। वर्क तो वो करेगा जो फोर्स लगाया गया है, क्लियर, जो आपने फोर्स लगा करके फेंका किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्सेस लगाया और वो डिस्टेंसेस को कवर्ड किया, तो इस फोर्सेस के द्वारा हुआ है कार्य जी, है कि नहीं। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन क्लियर है सबसे पहले। तो चूंकि यह स्टोन इस ग्राउंड से चला
और भले ही थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वापस से तो इसी ग्राउंड पे ही आ गया, राइट। यानी कि जो डिस्टेंस तय किया गया है वो हॉरिजॉन्टली तय किया गया है, समझे, ना कि वर्टिकली तय किया गया है। क्लियर। और स्टोन के ऊपर ग्रेविटी के खिलाफ वर्क तब ना होता जब पत्थर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाता, ऊपर की ओर जाता, राइट। लेकिन ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे तो देख रहे हैं कि पत्थर जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पत्थर जो है वो फेंके गए तो कर्व पाथ को कवर कर करके फिर से एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है दोनों के दोनों, यानी कि कुछ भी वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं। और जब वर्टिकल डिस्टेंस है ही नहीं तो फिर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बताया हमने? तो W बराबर mgh। h क्या है? तो हाइट ना है हमारा, लेकिन यहां पे कोई भी हाइट आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? कोई लड़का बोला है कि सर यहां पे तो है, तो ऐसे थोड़ी लेंगे हम लोग, ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे, है कि नहीं? तो यहां पे तो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, सरफेस पे डिस्टेंस तय किया, यहां से यहां आया, ना कि ऊपर की ओर गया। तो इस केस में कोई भी वर्क नहीं हुआ है ग्रेविटी के खिलाफ, तो आंसर है नो, देयर इज नो वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। काहे हमने बता दी। क्लियर है? ओके, सबको पता चल गया? चलो वेरी गुड। एक लड़का पूछ रहा था बार बार एक दिन के क्लास में कि सर ग्रेविटी ने वर्क किया, ग्रेविटी ने नहीं करता है, उसके से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। समझ में आ गया? अब तो और अच्छा से समझ में आ गया, उस दिन भी बताया था हमने। क्लियर है? आगे बढ़े फिर, चलो आंसर लिख लेगा, फिर लिखना कि सिंस देयर इज नो वर्टिकल डिस्टेंस covered by the stone, so no work is done against the gravity. चलो खत्म हो गया ये। क्लियर है? ओके। इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मिटा दे? ओके।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब। A battery lights a bulb. Describe the energy. Describe the energy changes involved in the process. In the process, ये क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, आंसर लिखेगा। A battery contains chemicals and supplies electricity when required. When an electric bulb is connected to electricity, the filament of the bulb becomes red hot and produces light. The energy transformation by the battery while lighting a bulb are as follows. सबसे पहले बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होता है, तो हम लोग केमिकल एनर्जी लिखेंगे। एनर्जी नीचे लिखो ताकि स्पेस मिले। एनर्जी ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब कोई बल्ब कनेक्ट रहता है इससे, तो सबसे पहले बल्ब जो है वो हीट एनर्जी में बदलता है, उसके बाद लाइट एनर्जी में। चलो खत्म हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3, यही आंसर है। लिखा दिए लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने अभी लिखाया है, समझाया कहाँ। अभी समझिए, जब किसी बल्ब को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस समय क्या क्या एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरह का एनर्जी किस तरह के एनर्जी में बदल करके फाइनली हमें लाइट मिलता है बल्ब से। यही क्वेश्चन है, इसको पूरा वर्णन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, यानी कि उसके पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। और बैटरी जो है वो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर?
और जब भी किसी बल्ब को जोड़ा जाता है इस इलेक्ट्रिसिटी से, तो बल्ब जो है वो हीट होता है, उसका फिलामेंट ग्लो करने लगते हैं, रेड हो जाता है, राइट? क्लियर? पहले के बल्ब जैसे 100 वाट वाला नहीं देखा था जो हल्का सा येलो कलर का जलता था, उसमें जो है वो फिलामेंट होता था, क्लियर? लेकिन अभी तो एलईडी का जमाना है कि नहीं, तो कहा नहीं सकते हैं, इसमें तो नहीं ही होता है, राइट? ओके, तो वो हीट में बदलता है और फिर जब वो रेड एकदम हॉट हो जाता है तब लाइट एनर्जी हमें मिलती है, क्लियर? तो हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी, तो उसी को हमने लिखाया है। सबसे पहले बैटरी में केमिकल एनर्जी, ये बदलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर जो है वो बल्ब इसको हीट एनर्जी में बदलेगा और फिर हीट एनर्जी से हमें लाइट एनर्जी मिलेगा। चलो क्लियर, खत्म हो गया। इज इट क्लियर? ओके, वी हैव डन इट। इन सभी चीजों को लिख लीजिए। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है। ठीक, ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक? सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।